वेलकम स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्र आय क्या है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्र आय लेखांकन क्या होती है, उसके महत्व क्या होता है। आज हम लोग जान रहे हैं कि एक बंद अर्थव्यवस्था क्या है और एक खुली अर्थव्यवस्था क्या है। आज हम लोग जानेंगे बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम लोग जानेंगे कि एक देश के सामान्य निवासी कौन होते हैं। जैसे हम बताए थे कि राष्ट्र आय समस्त नागरिकों, एक देश के समस्त नागरिकों के आय का जोड़ होता है, तो हम लोग को ये भी जानना आवश्यक है कि एक देश के सामान्य नागरिक कौन होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। सबसे पहले आइए जानते हैं कि एक बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसका किसी भी देश से कोई रिश्ता नहीं होता। सीधा बात है, जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। किसी देशों से कोई संबंध नहीं होता है। देखिए, वह अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देशों से कोई भी आर्थिक संबंध नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब उसका आर्थिक से कोई किसी देश से कोई रिश्ता नहीं है तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आज के समय में ऐसी अर्थव्यवस्था किसी भी राष्ट्र को देखने को नहीं मिलता है। ऐसी कुछ विशेषताएं हैं, जान लेते हैं। इस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात का संबंध किसी भी देश से नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात का संबंध किसी भी देश से नहीं होता है। मतलब समझो कि ये पागल अर्थव्यवस्था होता है जहाँ किसी से कोई मिलना जुलना नहीं होता है। इसमें उत्पादन, उपभोग, पूंजी निर्माण, अंतर संबंधों की अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हाँ, अगर किसी देश का बंद अर्थव्यवस्था है तो उस देश का अंदर में उत्पादन, जैसे उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण की क्या क्या भूमिका हो सकती है उसको बहुत अच्छा से अध्ययन किया जा सकता है। इसके लिए ये बहुत बेहतर माना जाता है। कई बार अर्थशास्त्री क्या करते हैं कि अपने देश का जब अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आता उसको बंद अर्थव्यवस्था बना करके समझते हैं और देश के समस्याओं का हल निकालते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कोई संबंध नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस के लिए कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी अर्थशास्त्री अध्ययन करने के लिए बंद अर्थव्यवस्था का अनुमान करती है। कई बार तो हम बताएं कि कई बार अर्थशास्त्री क्या करती है, जब अध्ययन करने में असमानताएं आ जाती है तो एक बंद अर्थव्यवस्था का अध्ययन करके देखती है कि देश की भावी समस्याएं क्या होगी और देश का भविष्य किस प्रकार बेहतर किया जाना। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन डिस्कस पे कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है। तो खुली अर्थव्यवस्था जो है, अभी लगभग जितने भी देश हैं पूरे विश्व में सभी खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? एक अर्थव्यवस्था जिसका संबंध संसार के अन्य देशों से है। एक अर्थव्यवस्था जिसका संसार के अन्य देशों से आर्थिक संबंध, क्या संबंध है? आर्थिक संबंध है, उसको हम लोग कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। आज के खुली अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या होगा कि अन्य देशों के साथ, देखिए, खुली अर्थव्यवस्था अन्य देशों से खुले संबंध रखते हैं, उनके साथ आयात और निर्यात करती है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था आयात निर्यात पे क्या प्रतिबंध करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करना, अपना सामान बेचना भी और खरीदना भी, और साथ साथ सेवाएं भी बेचना और सेवाएं भी खरीदना। उसके बाद विदेशी बाजार में अंशों का क्रय विक्रय, शेयर, अंश का मतलब शेयर, अपना शेयर जो है विदेशी मार्केट में बेच सकता है और विदेश वाला मेरे देश का शेयर खरीद सकता है। कई दिनों तक भारत में इसके लिए अलग अलग विधियां हैं, कानून है कि शेयर कितना कौन खरीद सकता है। ठीक है, उसके बाद है विदेश से ऋण प्राप्ति करना तथा विदेश को ऋण देना। जब आपका अर्थव्यवस्था ऐसा होगा, खुली अर्थव्यवस्था होगा, तो आप विदेश में ऋण दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। हाल ही में भारत मालदीव को ऋण देने वाला है और भारत ने कई देशों से ऋण लेके रखा हुआ है। ठीक है, विदेशों से उपहार लेना तथा उपहार देना। हम विदेश से किसी भी नागरिक को उपहार दे सकते हैं और कोई भी उपहार ले सकते हैं। भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है क्योंकि भारत विदेशों से व्यापार करता है और कई लगभग 61 देशों से व्यापार करता है, आयात और निर्यात करता है। देश के निवासियों के लिए विदेश जाना तथा विदेशियों के लिए देश में आना। विदेश, मेरे देश के आदमी किसी भी देश में जा सकते हैं, विदेश के लोग मेरे देश में घूमने के लिए आ सकते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में ना आना जाना, किसी से कोई बातचीत नहीं, गुस्सा के बैठ जाइए, रुट जाइए, बंद अर्थव्यवस्था। सबके साथ मिली जुली करके रहना है तो खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये स्टूडेंट की भाषा में है। अब हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरी है जानने के लिए कि हम लोग राष्ट्र आय तो जान गए, और राष्ट्र आय में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल कर ली कि देश के सामान्य नागरिक, देश के सामान्य। तो देश के सामान्य नागरिक है कौन? जो विदेश से आके यहाँ रह रहे हैं, क्रिकेट चले गए, उनको भी जोड़ ले क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग को इसको बहुत अच्छा से जानना चाहिए कि देश के सामान्य नागरिक कौन है। आपको इस वीडियो का PDF जो है
टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल है न्यू भारतीय एजुकेशन, इसी नाम से सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि घरेलू सीमा क्या होती है। सबसे पहले देश के सामान्य नागरिक, और सामान्य नागरिक के लिए जरूरी है घरेलू सीमा। मतलब आपको हम बताएंगे कि मेरा देश कितना बड़ा है, तो आप एक मानचित्र दिखा दीजिएगा देश का, क्या देखिए सर ये देश का मानचित्र नहीं, देश का मानचित्र ही देश के लिए नहीं होता है, साथ साथ उसका कुछ पानी का भी हिस्सा देश के अंदर में आता है। 22 नॉटिकल मील तक पानी का क्षेत्र भी आता है, तो उसके लिए देखना है कि कौन सा घरेलू सीमा होगा। तो सबसे पहले घरेलू सीमा जानते हैं, फिर सामान्य निवासी। देश की राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा जो हम लोग देखते आ रहे हैं उसी को देश का है, इधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस राजनीतिक सीमा। और पानी सीमा, पानी का भी एक सीमा होता है, उसके जितना उसका है क्षेत्र में लोग रहते हैं, यहाँ से अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप समूह से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ठीक है, पानी जहाज, हवाई जहाज 2 से 2 अधिक देशों में सामान्य नागरिक द्वारा चलाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे देश के नागरिक किसी और देश में भी हवाई जहाज और पानी वाला जहाज चलाता है, तो मेरे देश के जो जहाज जाएंगे वो तो मेरा देश का ही होगा, तो वो जहां तक जा रहा है मतलब वो मेरा ही देश का सामान्य, हम लोग उसको मान सकते हैं कि मेरे देश का ही वो क्या है, अभी नाव है, तो वो जहां तक जा रहा है वो मेरा सीमा में ही जा रहा है, उससे ऑर्डर लेके जा रहे हैं। लेकिन मान लो अमेरिका चली गई हमारी जहाज, तो वो अमेरिका का नहीं हो जाएगा, वो मेरे ही देश का रह जाएगा, क्योंकि वो फिर वो वापस आएगा। हो सकता है वो अमेरिका में ही अपना बिजनेस करने लग जाए, तो लेकिन वो अमेरिका का तो नहीं हो जाएगा, वो मेरे ही देश का रह जाएगा। ठीक है, मछली पकड़ने वाली नौकाएं, देखिए मछली पकड़ा जाता है समुद्र में, बहुत दूर दूर तक चला जाता है मछली पकड़ने के लिए। कई बार आप न्यूज में भी सुनेंगे कि श्रीलंका में मछुआरा पकड़े गए, तो कई बार पाकिस्तान क्षेत्र में भी पकड़ा जाता है। तो मछली पकड़ने वाली नौकाएं, ये सारा देश के अंदर आता है, नौका चलाने वाला होगा तो जरूर मछुआरा होगा। तेल या गैस यान, तेल और गैस यान जैसे होता है वैसे पानी वाले जहाज में भी होता है, जो देश के निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत कार्य के लिए चलाए जाते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, घरेलू सीमा में आ जाते हैं। देश का दूतावास, दूतावास मतलब एम्बेसी, हर देश का किसी अलग देश में एम्बेसी होता है। जैसे मेरे देश के लोग अमेरिका में है, तो मेरा इंडिया का एक जमीन और एक घर वहां पे होगा, उसको एम्बेसी बोलते हैं, जो कि वहां को कंट्रोल करके रखता है, वहाँ के लोगों को, या वीजा पासपोर्ट जो भी ये समस्या होता है, यहाँ हमारे देश के कितने लोग हैं, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इसका जो जानकारी रखता है वो एम्बेसी रखता है, या कोई भी रिलेशन 2 देशों में होता है वो एम्बेसी द्वारा होता है। तो देश के दूतावास, मेरा देश का दूतावास अमेरिका में होगा या नेपाल में होगा या भूटान में होगा, तो वो भी हमारे अंदर में आ जाएगा, वो भी हमारे घरेलू सीमा में आ जाएगा। वाणिज्य दूतावास हो या सैनिक प्रतिष्ठान हो, या हम अपना फौजी कैंप वहां डाल दिए हैं, तो वो भी हमारे घरेलू सीमा में ही आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि भारत का भी फौजी दूसरे देश में चला जाता है, जैसे भारत का फौजी अभी हाल ही में जैसे कि श्रीलंका में गया है, पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश में गया है, म्यांमार में गया है, तो वहां जाकर के अपना कैंप लगाता है, जब तक वो बना के रखता है अपना कैंप, तब तक वो अपने सीमा में आ जाती है। ठीक है, इसी का तो लड़ाई भी होता है। तो यही है हम लोग का क्या, घरेलू सीमा की, कहाँ तक हम लोग कहेंगे कि हमारा अपना कंट्री आता है। ठीक है, ऐसे राजनीतिक सीमा ही हमारा मुख्य सीमा है, लेकिन इसके अलावा हम लोग आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अलग अलग जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि देश के सामान्य निवासी कौन है। ये टॉपिक सबसे बड़ा है, इतना में ये खत्म नहीं होगा, आपको इसके लिए बोले तो पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके देखिएगा। और ये निरंतर बदलते रहता है, ये चेंजिंग होते रहता है। सामान्य निवासियों की थ्योरी हर बार संशोधन करके कुछ न कुछ अलग तोड़ जोड़ किया जाता है। ठीक है, ये पूरी 100% नहीं है, इसमें और भी टॉपिक्स हैं, हम कुछ मुख्य टॉपिक देखें। ठीक है, देश के सामान्य निवासी सभी व्यक्ति जो साधारणतः देश में रहते हैं, जो व्यक्ति साधारणतः देश में रहते हैं, जैसे हम जन्मजात से हैं, मेरे पापा है, दादा है, परदादा है, जो हम लोग जन्मजात से रहते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। जो साधारणतः देश में रहते हैं उनका आर्थिक हित भी इसी देश में होता है, हम यहीं पर हैं, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं, जी रहे हैं, यहीं पे सारा चीज। देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं। सामान्य निवासी में नागरिक और गैर सामान्य नागरिक दोनों होते हैं, नागरिक और गैर सामान्य नागरिक दोनों होते हैं, मतलब कोई गैर नागरिक भी है। तो नागरिक कौन है, पहले ये जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नागरिक वो है जो भारत में जन्मजात या पूर्वजों से बसा हुआ है। दूसरा नंबर नागरिक वो है जो भारत आजाद 1950 के बाद यहाँ पे आके रहे हैं या बसे हैं, या उनको यहाँ पे वोटर कार्ड बन गया हो, उसको हम लोग सामान्य नागरिक कहते हैं। माने कि कई बार ऐसा होता है कि किसी देश के द्वारा भारत आ गया था, उसको नागरिकता दिया जाता है, तो वो भी देश के सामान्य नागरिक होंगे। कई सारा ऐसा कंडीशन है जिसको हम लोग देश के सामान्य नागरिक कहते हैं, कि वो आके हमारे देश में बस गया, रह गया, या 7 साल तक किसी का हमारे देश में रहने के बाद उसको सामान्य नागरिक का दर्जा दिया जाता है। कई सारा ऐसा है जो कई सारा कंडीशन है, लॉफुली है, जो कि देश को सामान्य नागरिक बनाते हैं, लेकिन वास्तविक में सामान्य नागरिक जो हम लोग बसे हुए हैं, मतलब सामान्य नागरिक नहीं।
फिर क्या है कि आर्थिक हित के लिए देश में रहता है सामान्य निवासियों की श्रेणी में कोई भी व्यक्ति या संस्था हो सकती है। कोई भी व्यक्ति भी हो सकती है और व्यक्तियों के संस्था भी हो सकती है। विदेशों में रहने वाले राजदूत कुछ अलग टॉपिक ढूंढ के लिए है कि जहां हम लोग कह सकते हैं कि विदेश में रहने वाले राजदूत, जैसे अलग अलग देश है, हम 61 देशों से आर्थिक व्यवस्था चलती है हमारी, तो 61 देशों में मेरा दूतावास होगा, तो 61 देशों में अगर मेरा आदमी जाके रहेगा वहाँ दूतावास में, एम्बेसी में, तो वो सब के सब हमारे देश के सामान्य नागरिक कहे जाएंगे। यूएनओ, आईएलओ, आईएमएफ में काम करने वाले भारतीय, ऐसा कोई भी संगठन हो जहाँ हमारे भारतीय काम करते हैं, वो भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। 1 वर्ष से अधिक दिनों तक, 1 वर्ष से अधिक दिनों तक, माने 1 साल से अधिक दिनों तक अगर कोई विदेशी भारत में रह जाता है और भारत का आर्थिक हित में लाभ लेने लगता है, तो उसको भी सामान्य निवासी माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई विदेशी भारत में रह जाते हैं और भारत की नागरिकता ले लेते हैं, उनको भी भारत का सामान्य निवासी कहा जाता है। गैर सामान्य निवासी कुछ होते हैं जो कि कुछ दिनों के लिए यहाँ आते हैं, फिर अपने देश में चले जाते हैं। और कई क्षेत्र ऐसा होता है जैसे भारत का व्यक्ति बांग्लादेश में जमीन है और वहाँ भी अपना बिजनेस लगाया रहता है, या वहीं कोई आदमी है भारत का जो लंदन में रहता है, लंदन में बिजनेस लगाया हुआ, लेकिन उसका आर्थिक हित भारत में है। उस तरह के कई सारे इसमें क्वेश्चंस है जो कि आपको कई जगह पे पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। गैर सामान्य निवासी जो होते हैं वो हमारे देश में अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं, या आधा समय विदेश में रहते हैं, आधा समय देश में रहते हैं, उसको गैर सामान्य निवासी कहते हैं। आज के लिए इतना ही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक एवं प्रवाह में क्या अंतर है, स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है और आय प्रवाह क्या होती है, इसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे जीडीपी, जीएनपी जो भी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।